जिसमें मैं आप लोगों को बायो वाला सेशन पढ़ा रहा था और बायो वाला सेशन जो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हम चालू करेंगे फिजिक्स वाला सेशन, जिसमें फिजिक्स वाला सेशन शुरू करेंगे और फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना, जितने भी चैप्टर हैं, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के पहले क्लास में जो है आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश। लाइट जो है बेटा, ये जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लाइट से बहुत अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ये जो है 12वीं वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, 12वीं वाले भी इसको अच्छे से ध्यान दें और कंपटीशन एग्जाम में तो इससे बहुत ज्यादा ही मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। जो क्या होती है? एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है? संचरित होते रहती है। ठीक है, ये क्या होती है? विद्युत चुंबकीय जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, उसके रूप में क्या होती है? संचरित होती है। यह जो होती है एक अदृश्य ऊर्जा होती है। प्रकाश जो है क्या होती है? अदृश्य ऊर्जा जो हमको दिखाई नहीं, लेकिन किसी में पड़ती है या किसी वस्तु में पड़ती है तो उसको क्या कर देती है? दृश्यमान बना देती है। मतलब कि उसको क्या पड़ती है तो क्या होता है? वस्तु दिखाई देने लगती है। जैसे मान लो यहाँ पे लाइट बोले, अब मैं क्या करूंगा? आऊंगा, ठीक है, अंधेरा रहेगा, आऊंगा। प्रकाश के कुछ गुण हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश जो है हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सरल रेखा में क्या करती है? गमन, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। ठीक है, और इसी प्रकाश के इसी गुण के कारण जो होती है वो भौगोलिक घटनाएं, जैसे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होता है वो प्रकाश के इस गुण के कारण होता है। ठीक है, दूसरा देखो, प्रकाश जो है तरंग एवं कण की दोहरी परिकृति परिघटना को प्रदर्शित करती है। मतलब क्या करती है? प्रकाश जो है प्रकाश के तरंग के बारे में जान लेते हैं कि अभी तरंग होता क्या है ना। हाइकिंग भाई साहब ने 1678 ईस्वी में इसको दे दिया था, प्रकाश को प्रतिपादन किया था, लेकिन उन्होंने तरंग के ये बताया था कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचलित होती है, मतलब वही विद्युत चुंबकीय की भांति तो प्रकाश कार्य करता है ना, मतलब उसी के विद्युत चुंबकीय भांति क्या होती है? संचलित होती है। तो जब तो उसने बताया कि किसी माध्यम में कोई तरंग संचलित होती है तो माध्यम के कारण कंपन करने लगते हैं। मतलब आपस में क्या होते हैं? कंपन करने लगते हैं। जैसे एक ही रूप में संचलित होगा, कंपन करेगा, मतलब ऊपर नीचे अप डाउन कोई भी चीज होगा ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको कंपन। ठीक है, तो कंपन होती है। ठीक है, तो इसको तरंग में दो भागों में बांट दिया जाता है, एक अनुप्रस्थ और एक क्या है? अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ जो होता है ये लंबवत दिशा में क्या करता है? ये जो अनुप्रस्थ जो होता है वो लंबवत दिशा में गति करता है। क्या करता है? लंबवत दिशा में। जैसे रस्सी, अगर मैं रस्सी को ऐसे पकड़ूं, है ना, रस्सी को ऐसे पकड़ूं और ऐसे जोर से छोड़ूं तो कुछ ऐसे क्या करेगा? ऐसे लहराते जाएगा, मतलब ऐसे लहराते जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा तरंग बनाएगा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? लंबवत दिशा में गति करता है। अनुप्रस्थ हमेशा क्या होता है? लंबवत दिशा में गति करता है। अनुदैर्ध्य जो होता है वो क्या करता है? तरंग की दिशा की ओर होता है। जैसे स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे, छोड़ दोगे तो तरंग की दिशा की ओर है। क्या है वो? तरंग की दिशा की ओर कंपन करेगी, लेकिन जो रस्सी है वो हमेशा क्या होगा? लंबवत दिशा की ओर गति करता है। ठीक है, अब तो होता है क्या? देखो, तरंग के बारे में जानते हैं। तरंग जो होता है कि किसी तरंग के कण का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? तरंग। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। ठीक है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। जैसे अनुप्रस्थ तरंग, क्या है ये? अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ तरंग जो है क्या करे? कंपन करे। तो यहाँ से लेके उसको यहाँ तक आने में, मतलब क्या हो गया? एक चक्कर हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना उसको समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रकाश होता है वो हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो भी अनुप्रस्थ होती है, इसीलिए प्रकाश में क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, इसके स्रोत के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के स्रोत देखते हैं कि प्रकाशिक स्रोत क्या क्या होते हैं। प्रकाशिक स्रोत पहला होता है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं और अपारदर्शक वस्तुएं। ये जो होती है प्रकाशिक स्रोत जो होती है 5 होती है, जिसमें सबसे पहले क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाशित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बल्ब,
सूर्य, मोमबत्ती, ये क्या है स्वयं के प्रकाश से क्या होती है प्रकाशित होती है। ठीक है, किसी स्वयं के प्रकाश से क्या होती है प्रकाशित होती है। याद रखना सूर्य के अलावा किसी भी ग्रह का जो होता है अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य का प्रकाश के कारण ही प्रकाशित होता है। चंद्रमा का भी अपना नहीं होता है ना। चलिए देखते हैं, जैसे दूसरा आदित्य वस्तु से रिलेटेड है। आदित्य वस्तु क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तु है। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा, तो आदित्य वस्तु किसको बोलेंगे, जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में हमको क्या होती है दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास स्वयं को प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से क्या होती है स्वयं को प्रकाशित करती है। ठीक है, तो आदित्य वस्तु क्या होती है जिनमें खुद की प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है, जो दूसरे प्रकाश से प्रकाशित हो। ठीक है, अगला देखते हैं पारदर्शक वस्तु क्या। पारदर्शक से समझ आ रहा है आर पार होना, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग पारदर्शक वस्तु। उदाहरण के लिए कांच, कांच को देखना आप लोग आर पार निकल जाता है, क्लियर है। ठीक है, अगला देखते हैं अर्धपारदर्शक वस्तु। अर्धपारदर्शक वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तु है जिनमें प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। प्रकाश का क्या होता है कुछ भाग क्या हो जाता है अवशोषित हो जाता है, लेकिन कुछ भाग जो होता है आर पार निकल जाता है। क्या हो जाता है आर पार निकल जाता है। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज को देखना है, उसको तो अवशोषित कर लेगा, आर पार जा नहीं देगा, लेकिन कुछ मात्रा में आर पार चला जाता है। जैसे कि मान लेना एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बादल, बादल भी एक पारदर्शक ही है, अर्धपारदर्शक है। लेकिन सूर्य की जब आते हैं बादल आते हैं तो सूर्य को ढक देते हैं, लेकिन सभी को थोड़ी ढक पाते हैं, कुछ भाग तो नीचे आते हैं, किसी कारण तो हमको बाकी चीजें वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन कुछ तो दिखाई देता है ना। क्लियर है, चलिए अपारदर्शक वस्तु। अपारदर्शक वस्तु क्या होती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपारदर्शक वस्तु। अपारदर्शक वस्तुएं क्या होती है जिनमें से क्या होता है प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता। उदाहरण के लिए पत्थर, ईंट, बालू, है ना, जिससे क्या होती है इन सब से प्रकाश थोड़ी गुजरता है तो रोक लेती है। ठीक है, तो ये क्या है अपारदर्शक वस्तु है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन क्या है। परावर्तन और अपवर्तन के बारे में देख लेते हैं कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पर क्या होती है आपतित होती है, क्या होती है आपतित होती है मतलब प्रवेश करती है, तो टकराकर क्या हो जाती है वो उसी दिशा में मुड़ जाती है। लेकिन लौटने के दौरान क्या होता है वह इसी क्रम में वह किसी कोण पर क्या होती है लौटने के दौरान मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लो क्या हुई एक चिकनी सतह, ठीक है, अब इस चिकनी सतह क्या है प्रकाश क्या हुई आपतित हुई, अब टकरा के क्या होगी उसी दिशा में क्या हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन मुड़ने के दौरान दोनों के बीच में क्या बनेगा एक एंगल बनेगा, क्या बनेगा एक कोण बनता है, क्या बनता है एंगल बोलते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये प्रकाश क्या हो रही है आपतित हो रही है, आई टकराई और उसी दिशा में क्या होगी वापस हो जाएगी, लेकिन मुड़ने के दौरान इनने क्या बनाया एक कोण बनाया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक कोण बनाया। तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश आती है तो उसको क्या बोलते हैं आपतित किरण, और जब प्रकाश जा रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इनके बीच में आपतित किरण परावर्तित किरण को जो अलग करने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, क्या होती है इन दोनों के बीच में क्या होती है आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, अब अभिलंब, अब इनके बीच में क्या होता है कोण बनना, जब क्या होती है किरण आ रही होती है तो उनके बीच में जो कोण बनती है उसको बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल बोल देते हैं उसको। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे इंसिडेंट पे और इंसिडेंट पे हो जाता है ना, क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे आपतन कोण, जब आ रही है कोई किरण तो उनके बीच में एंगल बने तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। अब जब टकरा के जा रही होती है तो इनके बीच में जो कोण बनेगा मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण, क्या बोलेंगे परावर्तन कोण। तो याद रखना कि जब किरण आ रही होती है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, जब जा रही होती है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। हमेशा क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये है ना, हमेशा को आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं कि आखिर होता क्या है। कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश में दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कह देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे
दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनके उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। या तो झुक जाती है या तो उठ जाती है, या तो झुक जाती है मतलब कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, या तो उससे दूर हट जाती है। जैसे अभिलंब में ना कभी रेखा है तो जैसे इसमें आ रही है तो आपकी किरण टकरा के भाग में परिवर्तित हो गए, लेकिन इसमें होता क्या है कि क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करता है तो अभिलंब क्या कर देता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब परिवर्तन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें कि वेग जब क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तो उसका वेग तथा तरंग दैर्ध्य तो बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड पेपर में इसको घुमा के पूछ देता है, तो बोर्ड पेपर वालों के लिए तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, वेग तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाता है लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, जो है अपवर्तन के दो नियम देख लेते हैं। नियम में क्या होता है इसके कि सघन से विरल माध्यम में जाता है और एक काम होता है विरल से सघन माध्यम में जाता है। आप लोगों को मैं सरल, सघन और विरल को एकदम छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, जैसे सघन को देखते हैं। सघन मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ। सघन मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ। ठीक है, सघन मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ। बहुत सारे वस्तुएं आपस में जुड़े, सघन। अगला देखते हैं, है ना। चलिए प्रकाश का कुछ देख लेते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है क्या है ना। तो मैंने आपको सघन माध्यम, सघन और विरल को बता दिया कि सघन जो होता है पास-पास, विरल जो होता है दूर-दूर होता है। देखते हैं क्या, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है ना। परिवर्तन में क्या, अपवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, वो दूर हटती है, पास आती है। तो लेकिन होता क्या है, सघन और विरल के कारण तो होता क्या है इसमें, एक क्या होता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसमें जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। जैसे विरल से क्या आ रही है, सघन, ये विरल माध्यम जैसे हवा, सघन माध्यम मतलब पानी, तो विरल से जब क्या आ रही है, सघन में आ रही है, तो देखो ये अभिलंब है, उसकी ओर ये थोड़ा झुक गया। प्रकाश क्या हो गया, थोड़ा झुक गया। विरल माध्यम से सघन में आ रही है तो देखो ये थोड़ा झुक गया, प्रकाश क्या हो गया, थोड़ा झुक गया। लेकिन जब प्रकाश क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो यही अभिलंब जो होता है उससे दूर हट जाता है। जैसे देखो ये सघन है और ये विरल है, अब ये प्रवेश कर रहा है, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब काल्पनिक रेखा है, उससे क्या हो जा रही है, दूर हट जा रही है। तो ये क्या है कि जब प्रकाश किरण जो होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। लेकिन जब वही जो होता है सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के जो गुण है होते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रकाश का अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, जैसे पानी से भरे बर्तन में सिक्का का ऊपर उठाई दिखाई देना। जैसे पानी का कांच के गिलास है, कांच के गिलास में पानी रख दो और एक उसके ऊपर क्या डाल दो, सिक्का। तो सिक्का को आप देखोगे तो थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ मतलब उभरा हुआ दिखाई देता है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे चाय का कप होता है, होटल वगैरह में जाओगे चाय पीने, आपको लगेगा चाय पूरा भरा है लेकिन वास्तव में नहीं होता, थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चाय होता है क्या, उतना नहीं होता। क्लियर है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, अपवर्तन के कारण जो होती है मछलियां हमको ऊपर तैरती हुई दिखाई देती लेकिन वास्तव में होती नहीं है। तालाब वगैरह में जाओगे या पुल वगैरह में तो ऐसे आप पैर को रखे रहोगे तो मछलियां छोटी छोटी आती हैं, पैर को, है ना, मछलियां आ जाती हैं, लेकिन वास्तव में वो ऊपर तैरती दिखाई देती है लेकिन वास्तव में ऊपर नहीं होती है। क्लियर, अगला देखते हैं, है ना। जैसे तारे का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण नहीं होता है। ठीक है, तारे का टिमटिमाना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तारे जो होते हैं। ठीक है, चौथा, पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। जैसे पानी है उसमें आप पेंसिल को रख दो, टेढ़ा दिखाई देगा, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अपवर्तन के एग्जांपल है। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब पर आपतन कोण का मान क्या होता है, अभिलंब पर ना। जब प्रकाश किरण क्या हो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होता है कि अभिलंब पर आपतन कोण का मान, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब का मान 90 का होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम लोग म्यू से डिनोट सी से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे डिनोट करते हैं, सी। इसका फार्मूला होता है म्यू पर 1/c। ये क्या होता है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए लेकिन अभिलंब का मान 90 हो, ठीक है, तब उसको बोलेंगे क्रांतिक कोण।
ठीक है, अगला देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय, है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, आपतन कोण का मान क्या है, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करके, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करके पूर्णतः सघन हो जाती है, मतलब वापस ही लौट जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे क्रांतिक कोण है, इसका मान 90 का होता है, लेकिन इससे अधिक हो गया, क्या हो गया, अधिक हो सकता है 180, 120, 100, है ना, तो क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो विरल में ना आके वो वापस ही सघन हो जाती है। तो उस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण। जैसे पहला क्या है, हीरे का चमकना, है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या है, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई दे रहा है, कांच जब चटक जाता है तो उसका भाग क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाशीय जो तंतु होता है वो इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशीय तंतु जो होता है उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेगिस्तान में ब्रह्म, रेगिस्तान में जो ब्रह्म होता है ना, जैसे पानी है ना, जिसको हम लोग मृत मरीचिका बोलते हैं, वो किसका कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। आप देखना रोड में क्या होगा, जब ज्यादा धूप पड़ेगा तो चमकने लगता है। ठीक है, क्या होता है, चमकने लगता है, तुमको ऐसा लगेगा पानी, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं होता। ये किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिसको इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, मतलब टकराता है, तो टकराने के पश्चात क्या हो जाता है, वो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। जैसे जब 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, इसको हम लोग ठीक से याद करते हैं, विब, इसको बोलते हैं हम लोग विब ग्योर बोलते हैं, है ना। जैसे कि आर का मतलब लाल, ओ का मतलब ऑरेंज मतलब नारंगी, वाई का मतलब है पीला, ठीक है, जी का मतलब है ग्रीन मतलब हरा, बी का मतलब ब्लू मतलब नीला, और आई का मतलब इंडिगो मतलब पर्पल, और वी मतलब होता है वायलेट मतलब बैगनी, है ना। ठीक है, याद रखना बेटा, इसमें लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसीलिए सिग्नलों में इसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य क्या है, ज्यादा है। और बैगनी कलर का जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसको नीचे में रखते हैं, और लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको ऊपर में रखा जाता है। क्लियर है, हर एक चीज को लिखना थोड़ा पॉसिबल है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग जान लो कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। क्लियर, तो आइए देखते हैं इसका और भी कुछ पार्ट है ना, उसके बारे में प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश जब प्रकाश किरण किसी बिंदु में प्रवेश करती है ना, या प्रवेश करने के पश्चात क्या हो जाता है, मुड़ जाती है, मतलब ये क्या हो गया, एक छिद्र है। ठीक है, अब प्रकाश किरण इस छिद्र में प्रवेश करेगी, अब प्रवेश करेगी क्या हो जाएगी, थोड़ी मुड़ जाएगी। ठीक है, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। जैसे मैंने आप छोटा सा डायग्राम बनाया, जैसे प्रकाश किरण ये छोटे से छेद में प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अब ये कितना मुड़ रही है, कितना एंगल बना रही है, मुड़ती है तो कोण बनाती है ना, याद रखना, प्रकाश किरण जब मुड़ती है तो हमेशा एंगल बनाती है। अब ये एंगल इसके ऊपर डिपेंड करती है कि छिद्र कितना बड़ा है, जो छेद है वो कितना बड़ा है। तो प्रकाश किरण क्या होती है, जब किसी छिद्र में प्रवेश करती है और मुड़ जाती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, विवर्तन बोलते हैं। क्लियर है, अब प्रकाश का परिक्रमा देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश का परिक्रमा क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें धूप तथा अन्य पदार्थों का सूक्ष्म गुण उपस्थित हो, तो प्रवेश तो क्या होता है, तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिक्रमा कहते हैं। जैसे हमारा वायुमंडल में क्या होगा, प्रकाश किरण प्रवेश करेगा, तो वायुमंडल में क्या है, धूल के कण है ना, सूक्ष्म छोटे छोटे कण वायु है, तो इसके साथ मिल जाते हैं और फैल जाते हैं। तो फैल जाने की इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परिक्रमा करते हैं। जैसे आकाश का रंग जो होता है नीला हमको दिखाई देता है, समुद्र का पानी जो है नीला इसी कारण दिखाई देता है, प्रकाश के परिक्रमा के कारण। क्लियर है, प्रकाश के परिक्रमा के कारण हमको क्या देता है, वो नीला दिखाई देता है। क्लियर है, सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद क्या होता है, जो हमारा सूर्य होता है
सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद जो लाल दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रक्रिया के कारण हमको दिखाई देता है। क्लियर है? तो ये रहा बेटा हमारा प्रकाश। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया होगा, आपको मैंने पढ़ाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोगों को आज से मैं एक नया चीज शुरू करने जा रहा हूँ कि हर बार मैं क्या करूँगा कि जब मैं पढ़ा लूँगा उसके लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज का क्वेश्चन ये हमारा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तब के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।